मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। उच्च शिक्षा विभाग में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार पारदर्शी और मेरिट के आधार पर दे रही नौकरी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर सियासी तकरार। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से गरमाई राजनीति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जताई हरीश रावत के बयान पर नाराजगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़े ने की बैठक। अधिकारियों को मिलावटी खाद्य उत्पादों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। फूड टेस्टिंग लैब और ईट राइट इंडिया प्रमाणीकरण पर दिया जोर। श्री बद्रीनाथ धाम में भव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव। बालक रूप में भगवान श्री हरि नारायण की झांकी निकली। श्रद्धालुओं ने किया लोक नृत्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत के दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आप लोगों के पास भविष्य को तैयार करने की अहम जिम्मेदारी है और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वही संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। और सच में ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे, जो शिव के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले। और अभी आपने आदरणीय नरेश जी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगा रोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि उच्च शिक्षा एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का कार्य करता है। और उच्च शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, कर्णधार हैं, उनको भी सही दिशा देने का कार्य करते हैं। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम देश को 100 NIRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आसाम राइफल में तैनात हजारी सिंह चौहान सेना अभियान के दौरान मणिपुर में शहीद हो गए। देर रात उनके पार्थिव शरीर को ऋषिकेश उनके आवास पर लाया गया। पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
शहीद हजारी सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, माँ भारती की सेवा में काम करते हुए उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया, जहाँ इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है। वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं। हजारी सिंह भी उनमें से एक है। मैं उनके परिवार वालों से जब बात कर रहा था तो निश्चित रूप से एक दुख का भाव था, एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि सेवा में रहते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। ऐसे हजारी सिंह को मैं अपनी हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कोलकाता के बाद अब भगवानपुर में एक नामचीन हॉस्पिटल में एक दरिंदे का शिकार होने से एक बेटी बाल बाल बच गई। इसकी शिकायत भगवानपुर पुलिस से की गई है। इस मामले में पुलिस ने बिना देर किए संज्ञान लिया, पूरी तरीके से कार्रवाई में जुट गए हैं। दरअसल मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक नामचीन मेडिकल कॉलेज का, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो हमारी सिस्टर है तो ये हमारे मम्मी से मिलने आई थी। अच्छा। तो अगर यहाँ पे मरीज सुरक्षित नहीं है, मिलने के लिए सेफ नहीं है, तो मरीज कहाँ से सुरक्षित होंगे जब यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर ये बाई चांस रात को रुकेगी तो क्या होगा? यहाँ तो कोई सेफ नहीं होगा ना लड़कियाँ। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जब सिक्योरिटी ऐसा काम करेगी तो कौन सिक्योर है, किसके भरोसे सिक्योर है हॉस्पिटल, और कौन यहाँ से इलाज करने के लिए आवेगा? फिर तो देश में इतना कुछ हो रहा तो ये इनकी आंख नहीं खुलती क्या? यहाँ पर शाम करीब 6:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड, वो जो आईसीयू में एक हमारे पेशेंट थे, उनको वो भर्ती थी, तो उनको देखने के रिलेशनशिप में एक लड़की आई थी। तो देखने के लिए जैसे ही गई वहाँ पर, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ छेड़छाड़नी की और उसको बोलता है कि मुझको अपना नंबर दे और तुम आज रात को यहीं रुक जाना, ऐसे ऐसे। अब ये देखो भाई साहब, यहाँ पर मरीज ही कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम ये कहते हैं कि जो भी दोषी हो उसको कानून से, यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज तो है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी अब अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। डोईवाला में आम आदमी पार्टी कार्यालय में पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक सेमवाल पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक सेमवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी। डोईवाला के साथ ही नगर निगम ऋषिकेश और देहरादून नगर निगम के सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में कूदने जा रही है। जल्दी संगठन का विस्तार भी किया जाएगा और उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। आंदोलनकारी भी रहा हूँ और जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की या उत्तराखंड की जनता की जो मूल निवासी हैं, जो उनकी एक भावना थी जिसके कारण से कि एक नए राज्य का उद्भव हुआ, आज उस स्थिति में मैं जब देखता हूँ उत्तराखंड को या वहाँ के राजनेताओं की भूमिका देखता हूँ, चाहे वो कांग्रेस से हूँ चाहे बीजेपी से हूँ, वो जो है किसी भी हालत में जो है वो स्वहित के लिए रहा है, आम जनता के हित के लिए नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरह से जो है जनता की सेवा में रही है और जनता सेवा के लिए जो है सारे पूरे विश्व लेवल पर जो है आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो मेरा जो है पार्टी की बिहाफ पे यहाँ पर ये वो है कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से हर एक चुनाव में आएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल मंडल में बीजेपी सदस्यता अभियान का आयोजन कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में कार्यशालाएं लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलों की कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी हैं और जिस दिन
राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे, उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम वो प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसका विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र की सुंदरता जहां अपने आप में निराली है, जहां विकास का पहिया अभी तक थमा रहा, जबकि जहां के लोगों का लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। 30 साल के संघर्षों के बाद ये गांव उत्तरकाशी जनपद में शामिल हुआ है, जहां के अधूरे पड़े विकास को लेकर स्थानीय लोगों को अब आस बंधी है कि इस गांव का शायद अब विकास हो पाए। देखिए रिपोर्ट। जनपद टिहरी गढ़वाल का आखिरी गांव है, जिसकी हर जरूरत यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक सहित सभी जनपद उत्तरकाशी में थे। लेकिन परिसीमन के चलते गांव आजादी के बाद टिहरी गढ़वाल में शामिल किया गया। जनपद उत्तरकाशी से महज 35 किलोमीटर दूर इस गांव की हर जरूरत उत्तरकाशी जनपद से पूरी होती थी। यहाँ का मुख्य बाजार, अस्पताल, बैंक, सभी जरूरी काम उत्तरकाशी जनपद पर निर्भर थे और सरकारी कागजात के लिए इन्हें जनपद नई टिहरी जाना पड़ता था। जो कागज उत्तरकाशी जनपद में 1 दिन में बन सकता था, उसके लिए इन्हें 3 दिन बर्बाद करने पड़ते थे और अगर इस बीच छुट्टी पड़ गई तो सारा काम खराब हो जाता था। सर, हमें तो आज बड़ी खुशी हुई कब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो है सम्मिलित हो गए पूर्ण रूप से। उधर थोड़ा बहुत असमंजस था कि हमारे कागजों का, वो भी जो तकरीबन पूरे हो गए। और हमारे यहाँ पर जो है हम काफ़ी जो है यहाँ पर जो है परेशान थे, क्योंकि हमारा जो है जिला मुख्यालय जो यहाँ से दूर पड़ता था। तो हमारी ग्राम पंचायत की जो है बहुत सालों से पुरानी जो ये मांगे थे और ये मांगे जो लगभग जो है पूरे हो गए। लगातार हमारी मांग थी कि इस गाँव को उत्तरकाशी में किया जाए, लेकिन इस समय प्रेजेंट समय जो है हमारा गाँव उत्तरकाशी हो चुका है। हम पट्टी गाजना और उत्तरकाशी में हो चुके हैं और हमारी ये मांग थी कि टिहरी जो जिला मुख्यालय है काफ़ी दूर है और अब जो नज़दीक हो गया हमारा उत्तरकाशी, तो हम माननीय विधायक जी का, गंगोत्री विधायक जी का और प्रधानमंत्री विधायक जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारी मांग सुनी है। और अब हम जो है जिला उत्तरकाशी के निवासी बन चुके हैं, क्योंकि हमारे जो तमाम प्रमाण पत्र यहाँ उत्तरकाशी से बनना शुरू हो जाएगा, जिला मुख्यालय हमारा नज़दीक हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा विकास होगा, ये हमारी मांग है। टिहरी जनपद का दूरस्थ गांव होने के कारण यहां सरकारी नुमाइंदे भी साल में ही कभी कभार दिखते थे। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो चुनाव के बाद शायद कोई दोबारा यहां पहुंचा हो। अब आप सोच सकते हैं कि यहां विकास की स्थिति क्या रही होगी। बता दें कि पहले यहां 30 सालों तक सड़क के लिए संघर्ष हुआ। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन के बाद 2020 में यहां सड़क पहुंची। गांव में विकास के नाम पर केवल आश्वासन मिलता रहा। फिर यहाँ के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया। लगातार देहरादून के चक्कर काटे और संघर्षों के बाद यह गांव आज उत्तरकाशी में शामिल हुआ। गांव वालों की सरकार के इस फैसले से खुशी देखिए कि गांव में विकास के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और ग्रामीण सरकार के साथ देवताओं का भी धन्यवाद कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार यहाँ जब विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान एवं मीडिया पहुंचा, तो देखिए क्या कहना है ग्रामीणों का। पहले टिहरी जिला में थे, बहुत दूर थी, बहुत परेशानी थी हमारे लिए। आज उत्तरकाशी में आ गए तो थोड़ा ऐसे हो गए कि आप भी कि वहाँ कागज बनाएंगे, आधार कार्ड भी वहीं से होंगे, सब कुछ हमारे उत्तरकाशी से होना चाहिए। हमको यही चाहिए। सभी सरकार के जितने भी उत्तरकाशी जिले के नेता होंगे, चाहे मुख्यमंत्री होंगे, हम उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी भर हम इतना परेशान थे टिहरी जाने में कि हमारा बहुत सारी खर्चा होता था। हम उतना खर्चा नहीं झेल पाते थे, पर अब हमारे लिए उत्तरकाशी डुंडा बिलोक जाने के लिए बहुत सरल हो गया। तो कम से कम हम उत्तरकाशी जाने में गंगा माँ का दर्शन भी करेंगे, हमारा भाग्य भी उदय होगा। टिहरी जिले से जो सौंदी गांव अब जो है उत्तरकाशी जनपद में शामिल हुआ, इसकी मैं सभी सौंदी ग्रामवासियों को बधाई देता हूं। और आज जो उनकी जो बेचारे उनको बहुत परेशानी थी, बहुत मतलब वो दिक्कतें उनको आती थी, तो इसके लिए अपनी सरकार का और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत वर्षों से मांग थी कि हमको जो है उत्तरकाशी मिलाया जाए और आज उत्तरकाशी मिले और पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल था कि आज जो हम जो है आज़ादी के इतने वर्षों बाद जो हम जो है पुराने उत्तरकाशी जनपद में शामिल हुए। लंबे समय से विकास की आस लगाए टिहरी गांव के लोगों की आंखों में अब चमक देखी जा रही है। जो विकास आज से 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, वह अब फिर से उन्हें मिल पाया है। गांव के लोग विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से आस लगाने के साथ ही धार्मिक आयोजन भी कर रहे हैं, ताकि उनके गांव में विकास की गंगा बहने लगे। IND24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में गौ संरक्षक स्क्वाड और पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान एक युवक तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं मामले में परिजनों ने पुलिस हत्या का आरोप भी लगाया था, लेकिन अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि उस व्यक्ति को पुलिस ने नहीं मारा है, वह स्वयं तालाब में कूदा है, इसलिए उसकी मौत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गाय के साथ अत्याचार करते हैं उन्हें सीधे गोली मारने का कानून बनना चाहिए। जोशीमठ क्षेत्र के शुभाई गांव में स्थित उत्तराखंड के पंच बद्री धामों में से एक भविष्य बद्री धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की तादाद में जोशीमठ क्षेत्र सहित धौली गंगा घाटी के दर्जनों गांव के ग्रामीण शुभाई भविष्य बद्री धाम पहुंचे। कृष्ण भक्त श्रद्धालुओं ने उच्च हिमालय भविष्य बद्री धाम पहुंचकर भगवान श्री भविष्य बद्री के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं नीति घाटी के बगड़वाल देवताओं सहित अन्य देवी देवताओं ने भी इस महापर्व पर भगवान श्री भविष्य बद्री विशाल जी के दर्शन किए। केदारनाथ धाम के नाम पर राज्य में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केदारनाथ धाम को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत तस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड के चारों धामों की प्रतिष्ठा पर भाजपा के विचारधारा के लोगों द्वारा सरकार के संरक्षण में लगातार हमले किए जा रहे हैं। तथाकथित केदारनाथ धाम ट्रस्ट बनाकर बाकायदा शिलान्यास करके मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनेगा। वह इसमें सबसे अफसोसजनक बात यह कि मुख्यमंत्री खुद शीला लेकर दिल्ली जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने सरकार से चंदा वापस मंदिर समिति को देने की मांग की है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तराखंड की 4 धामों की जो प्रतिष्ठा है उस पर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग के द्वारा, उनकी विचारधारा के लोगों के द्वारा सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से हमला हो रहा था और उसकी इंतहाई हो गई। वहां पर ध्यान किया, उनका नाम मिटा करके आपने कुछ घंटे ध्यान करने वाले के नाम से गुफा कर दी। ये विषय हमारा केदारनाथ जी के बारे में था और जो अंधाधुंध निर्माण हमारे केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में हो रहा। खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उनका कहना है कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें 2 मिनट का उनको समय दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाए। किसानों को आपदा धनराशि बाजार मूल्य पर दिया जाए। आपदा का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन कर उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। वहीं उनका कहना था कि हमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने विपक्षी दल को समय नहीं दिया, जिससे हम अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, 4 धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी, लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई है और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 4 धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार 4 धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। तो हमने ये मांग करी है कि जिनको नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से, जिनके यहाँ पानी भरा है, नुकसान हुआ है, दिया जाए। व्यापारियों का आकलन करके नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से उनके खेती का जो नुकसान हुआ उसका जो है मुआवजा दिया जाए।
प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हो गया, लेकिन प्रदेश में गैरसैंण को लेकर सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा दिए गए एक बयान से सियासत गरमाई। हरीश रावत ने कहा कि वे स्थायी राजधानी बनाने जा रहे थे, लेकिन उनसे समय उनकी सरकार गिरा दी गई। इसी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें समय ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वे फिलहाल ऐसी बातें कर गैरसैंण को भी संदेह के घेरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये संस्था अभियान के संदर्भ में जो कार्यशालाएं वो लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलीय कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है और जिस दिन राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसमें विश्वास रखते हैं। गैरसैंण में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में सरकार को गिराने की जो बात कही थी वो आजकल जोरों पर है। तमाम नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर उमेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं और उनके द्वारा सदन में दिए गए बयान पर उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी यही कहा। स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता सोनिया आनंद, ममता शर्मा सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया। बड़ी बात यह है कि जिस महिला ने मामला दर्ज करवाया है वे भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आरुषि सुंदरियाल का आरोप है कि ये राजनीतिक ईर्ष्या की वजह से सोनिया आनंद कुछ लोगों के साथ 20 अगस्त को अरविंद मार्ग स्थित गुजराल अपार्टमेंट में आई और ताला तोड़कर अंदर घुसी। आरुषि ने पुलिस को दिए आवेदन में इस बात का जिक्र किया गया है कि अपार्टमेंट में वाईफाई कैमरा लगा हुआ था जो मोबाइल फोन से कनेक्ट है। लिहाजा जैसे ही सोनिया आनंद, ममता शर्मा सहित कई लोग जब ताला तोड़ने लगे तो आरुषि के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगा। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो आरुषि के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें सोनिया आनंद, ममता शर्मा थी। इसके बाद आरुषि ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जब IND24 ने खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो देहरादून पुलिस की नींद खुली और अब जाकर मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।